नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में अल्टरनेटिंग करंट मशीन्स के आर्मेचर में एक डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ वाइंडिंग फ्रैक्शनल स्लोट कंडीशंस में किस तरह से डिजाइन होती है उसे समझते हैं। एक 27 स्लोट्स में 6 पोल की जब हम मशीन डिजाइन करेंगे जिसके लिए स्लोट पर पोल पर फेज 1.5 फ्रैक्शन है, तो मशीन की डिजाइन किस तरह से एक इंटीजर स्लोट वाइंडिंग की जैसे ही होती है, बस कॉइल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशंस में थोड़े चेंजेस होते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेसन। डबल लेयर वाइंडिंग अक्सर डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच की हुई लैप मैनर में, जिसमें दो अड़ोस पड़ोस की कॉइल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, वो अधिकांश बड़ी मोटरों और जनरेटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। हालांकि डबल लेयर में हम दोनों लैप और वेव मैनर में वाइंडिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन वेव वाइंडिंग में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि वेव वाइंडिंग ट्रिपल हार्मोनिक के सप्रेशंस में मददकारी है, लेकिन दूसरी समस्याओं के कारण अधिकांश मशीनों में हम डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को लेप रूप में बनाते हैं। जब हम डबल लेयर में वाइंडिंग करते हैं तो सारी कॉइल्स एक ही जैसी शेप और साइज की होती हैं। एक कॉइल की साइड थोड़ी ऊपर उभार लिए हुए, यहाँ डायमंड किंक मुड़ाव लिए हुए ऊपर रखी जाती है स्लोट्स में, और दूसरी कॉइल साइड को किसी दूसरे स्लोट में नीचे के लेयर में रखते हैं, और जितने स्लोट्स हैं उतनी कॉइल्स बन जाती है। और इस क्रिया से एक कॉइल के बाद ओवरलैप करती हुई दूसरी तीसरी कॉइल्स को जब हम वाइंडिंग में एडजस्ट करते हैं तो ओवरहैंग की क्रॉसिंग समस्या नहीं बनती। हमें ओवरहैंग के साइज ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं रहती। हमें वाइंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट पिचिंग करने से जो एडवांटेज होते हैं उनकी जानकारी है। आज समझते हैं डबल लेयर वाइंडिंग के क्या स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। डबल लेयर वाइंडिंग में सारी कॉइल एक जैसी होने के कारण उन्हें प्री फैब्रिकेट किया जा सकता है। कॉइल का बनाना आसान है और वाइंडिंग की जो ओवरऑल कॉस्ट है, लेबर इन्वॉल्व है, स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो कम है। डबल लेयर वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट और शॉर्ट पिच किया जा सकता है। उससे एयर गैप में जो एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा साइनोसॉइडल हो जाता है, उसमें हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। एक जनरेटर ऐसे केस में ज़्यादा इम्प्रूव्ड ईएमएफ वेवफॉर्म डेवलप करेगा। मोटर में नॉइज और वाइब्रेशंस के कम होने के बाद जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा स्टडी और यूनिफॉर्म हो जाएगा। हम डबल लेयर वाइंडिंग में शॉर्ट पिच वाइंडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, चोडेड वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिंगल लेयर में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे 10 से 15% कॉपर की लागत में कमी आती है और I²R कॉपर लॉसेज भी कम हो जाते हैं। शॉर्ट पिचिंग से एयर गैप एमएमएफ में जो टाइम हार्मोनिक्स हैं वो कम हो जाते हैं, और स्पेसिफिक शॉर्ट पिचिंग से कोई खास टाइम हार्मोनिक्स को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। डबल लेयर वाइंडिंग में आज हम जानेंगे फ्रैक्शनल पिच कॉइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्पेस हार्मोनिक्स भी कम हो जाते हैं। मोटर का ऑपरेशन कम नॉइज और वाइब्रेशंस के साथ होता है, उसमें हार्मोनिक लॉसेज नहीं होते, और जो क्रावलिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती हैं। डबल लेयर वाइंडिंग में ओवरहैंग छोटे साइज के होने के कारण लीकेज फ्लक्स का फिनोमिना कम होने से मशीन का लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो टॉर्क और दूसरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। लेकिन एक डबल लेयर वाइंडिंग में सिंगल लेयर वाइंडिंग की तुलना में वाइंडिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल और महंगी है। जब कोई एक कॉइल साइड डैमेज हो जाती हैं तो हमें दोनों स्लोट में जो लेयर्स हैं उन्हें निकालने के लिए जब एक से ज़्यादा कॉइल्स निकालनी होती हैं तो पता लगता है कि सारी वाइंडिंग को अनवाउंड करना पड़ता है। डबल लेयर वाइंडिंग के लिए हम स्लोट की ओपनिंग को ओपन नेचर की रखते हैं। इससे एयर गैप का रिलेक्टेंस बढ़ने से मशीन में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर घट जाता है, कुछ दूसरी परफॉर्मेंस भी कमज़ोर हो जाती है। स्लोट में दो लेयर के बीच में जो इंटरलेयर सेपरेशन का इंसुलेशन हम लगाते हैं उससे इफेक्टिव कॉपर एरिया स्लोट में कम हो जाता है, स्लोट फिल फैक्टर घट जाता है। सिंगल लेयर वाइंडिंग के पास कुछ एडवांटेज हैं, उसमें हम सेमी क्लोज्ड या क्लोज स्लोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मशीन के ऑपरेशन में टूथ लॉसेस कम होते हैं, नॉइज वाइब्रेशन कम होंगे, एमएमएफ रिक्वायरमेंट कम होगी, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर सुधर जाएगा। लेकिन सिंगल लेयर वाइंडिंग की डिजाइन मुश्किल है, वाइंडिंग का प्रोसेस बहुत जटिल है, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होने से सिंगल लेयर वाइंडिंग में टॉर्क प्रोडक्शंस भी कम है। इसलिए सिंगल लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल केवल छोटी मशीनों में ही होता है। सारी बड़ी मशीनों में हम डबल लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज समझते हैं एक 3 फेज मशीन की डिजाइन में फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग्स क्या हैं। अगर मशीन की डिजाइन में आर्मेचर
कोर में स्लोट पर पोल पर फेज जो m होता है वो पूर्णांक न होके, इंटीजर न होके कोई फ्रैक्शन नंबर हो, तो ऐसी वाइंडिंग को हम फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग कहते हैं। जैसे एक 3 फेज 4 पोल मशीन में अगर नंबर ऑफ स्लोट्स 12 के इंटीजर मल्टीपल 12, 24, 36, 48 ना हो, जैसे 15, 18, 21 या 27 या 30 स्लोट हो, तो ऐसी मशीन की डिजाइन फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग्स होगी। क्योंकि इसमें जैसे 15 स्लोट के केस में SPP 1.25 है, 18 स्लोट के लिए ये 1.5 है, 21 स्लोट के लिए ये 1.75 है, 27 स्लोट्स के लिए ये 2.25 है, 30 स्लोट्स के लिए 2.5 है। SPP का वैल्यू जब फ्रैक्शंस में आता है तो ऐसी वाइंडिंग को हम फ्रैक्शनल स्लोट्स वाइंडिंग कहेंगे। ऐसी स्थितियां इंडक्शन मोटर में तब आती है जब हम सेम स्लोट्स वाले आर्मेचर कोर को किसी दूसरे नंबर ऑफ पोल के लिए डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मोटर में स्पीड की कोई रिक्वायरमेंट दूसरी हो गई है। हालांकि एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में स्लोट पर पोल पर फेज फ्रैक्शनल है, इंटीजर नहीं है, लेकिन सिमेट्री के मद्देनजर जो एक फेज में नंबर ऑफ स्लोट्स आ रहे हैं, स्लोट पर फेज या टोटल नंबर ऑफ स्लोट्स चाहे 15, 18, 21, 27 जो भी हैं, वो 3 के मल्टीपल होने जरूरी हैं। एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में भी स्लोट पर फेज जैसे 15 स्लोट के लिए 5, 18 के लिए 6, 21 के लिए 7, 27 के लिए 9 इंटीजर होना जरूरी है, ताकि हमारे तीनों फेज की वाइंडिंग्स आपस में सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड बनी रहे। हमने दूसरी वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट पिचिंग के एडवांटेज जाने थे, आज फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग के एडवांटेजेस को समझते हैं। हालांकि दिखने में फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, लेकिन इसे बनाना आसान है। इसकी डिजाइन भी भले ही जटिल हो, फैब्रिकेशन के लिहाज से ये उतनी ही आसान है जितनी इंटीजर स्लोट वाइंडिंग। इसे आसानी से हम डबल लेयर अरेंजमेंट्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग डिजाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है किसी भी मशीन्स में पोल और स्लोट के नंबर के लिहाज से। अब हमें नंबर ऑफ स्लोट्स कोर में SPP को इंटीजर बनाए ये जरूरी नहीं है। हम ऐसी आर्मेचर कोर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्लोट्स हमारे जो स्लोट काटने के नोचिंग गियर्स हैं उसके अनुसार ही बनाए गए हैं, और क्योंकि हम एक जैसे स्लोट कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे हैं कोर में, तो ऐसी कोर इकोनॉमिक हो सकती है। हमारे मशीन टूल की कॉस्ट में हमें फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग्स सेविंग्स प्रदान करती हैं। फ्रैक्शनल स्लोट्स वाइंडिंग में चोर्डिंग के लिहाज से हमारे पास ज्यादा फ्रीडम्स वाइंडिंग डिजाइन में रहती है। हम एक स्लोट से ज्यादा भी शॉर्ट पिचिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग के डिस्ट्रीब्यूटेड होने और शॉर्ट पिचिंग एंगल के ज्यादा बेहतर होने से फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में हाई फ्रीक्वेंसी के जो टाइम हार्मोनिक्स हैं उनका बहुत इफेक्टिव सप्रेशन हो जाता है, और एयर गैप MMF वेव फॉर्म ज्यादा साइनोसॉइडल हो सकती है। एक फ्रैक्शनल स्लोट्स वाइंडिंग में जो स्लोट्स और पोल्स के बीच में पीरियोडिसिटी है वो नहीं रहती है, और ऐसी कंडीशंस में हमारे एयर गैप MMF में स्पेस हार्मोनिक्स खत्म हो जाते हैं। इससे हार्मोनिक लॉसेज मशीन में कम हो जाएंगे, नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल कम होंगे, क्रावलिंग जैसी समस्याएं नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है। ये केवल डबल लेयर वाइंडिंग्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग में फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम जब इंटीजर स्लोट वाइंडिंग्स करते हैं तो हमारे पास वाइंडिंग में पैरेलल सर्किट्स बनाने की चॉइस आ जाती है। यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट्स हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं। फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग सिद्धांततः इंटीजर स्लोट वाइंडिंग जैसी ही डिजाइन है, लेकिन कुछ मायनों में ये इंटीजर स्लोट वाइंडिंग से डिफरेंट नेचर रखती है। एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में जब पोल के बराबर एक फेज में कॉइल ग्रुप्स बनते हैं तो सभी कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स आइडेंटिकल नहीं रहती, लेकिन तीनों फेज में जो सारे पोल के टोटल नंबर ऑफ स्लोट्स या टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो इस्तेमाल की जाती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। अंततः हमारे तीनों फेज एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हो जाते हैं। जब हम फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग करते हैं तो अक्सर पोल पिच स्लोट पर पोल वो फ्रैक्शन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक 21 स्लोट में 2 पोल की मशीन्स के लिए स्लोट पर पोल 10.5 आया, तो हम इंटीजर नंबर में कॉइल पिच ले सकते हैं 10 स्लोट या 11 स्लोट, लेकिन अक्सर हम कॉइल पिच छोटा नंबर लेना चाहेंगे। इस केस में 10 स्लोट या 9 स्लोट या 8 स्लोट कॉइल पिच ली जा सकती है, और इस तरह से जब हम चोर्डिंग करते हैं तो ओवरहैंग की कॉपर सेविंग के साथ साथ हम हार्मोनिक्स को भी इफेक्टिव तरीके से सप्रेस
प्रेस कर पाते हैं। स्लोट पर पोल पर फेज की फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ जब फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग डिजाइन की जाती है तो एक फेज के सभी कॉइल ग्रुप्स में दो तरह के कॉम्बिनेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एक कॉम्बिनेशन में कॉइल ग्रुप में नंबर ऑफ कॉइल्स फ्रैक्शनल एसपीपी में जो इंटीजर वैल्यूज आ रही है उसके बराबर होती है, जबकि दूसरे तरह के कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स उस इंटीजर नंबर से एक ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हमारा किसी फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग के लिए एसपीपी स्लोट पर पोल पर फेज 2.5 आया है तो वाइंडिंग के कॉन्फ़िगरेशंस में दो तरह की कॉइल ग्रुप्स इस्तेमाल होंगे, जिसमें एक कॉइल में दो से एक ज्यादा 3 कॉइल का कॉइल ग्रुप बनेगा, वहीं एक दूसरी कॉइल ग्रुप में 2 कॉइल का ग्रुप बनेगा। और हम अल्टरनेट 2 कॉइल और 3 कॉइल के कॉइल ग्रुप्स को जब फॉलो करेंगे तो जो कॉइल ग्रुप पैटर्न है वो 2 कॉइल 3 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल का एवरेज 2.5 जो हमारी एसपीपी फ्रैक्शन है वो आ जाएगी। इसी तरह से एक दूसरे एग्जांपल में अगर हमारा एसपीपी 2 and 3/4 हो, 2 के साथ 3 क्वार्टर हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम 4 जो कॉइल ग्रुप्स बनाएंगे उसमें 3 कॉइल ग्रुप में तो 2 से 1 ज्यादा 3 कॉइल हर ग्रुप में होगी और एक जो बचा है 4 में से 3 तो 3 कॉइल वाली कॉइल ग्रुप्स हो गई हैं और जो बची हुई चौथी कॉइल ग्रुप है उसमें सिर्फ 2 कॉइल हमने इस्तेमाल की। और अगर हम 2 3 3 कॉइल्स फिर 2 कॉइल्स 3 कॉइल्स 3 कॉइल्स 3 कॉइल्स इस तरह से कॉइल्स के ग्रुप्स बनाएंगे तो एक सिमेट्री से हमें 2 and 3/4 फ्रैक्शनल स्लोट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर एसपीपी 2 and 1/4 हो, अब हम जो 4 कॉइल ग्रुप बनाएंगे उसमें से एक कॉइल ग्रुप में 2 से 1 ज्यादा 3 कॉइल्स आएंगी और बाकी 3 में ये जो फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट है 2 उतनी कॉइल्स एक कॉइल ग्रुप में होगी। तो 3 कॉइल ग्रुप्स 2 कॉइल के फिर चौथा 3 कॉइल का और ये पैटर्न रिपीट करते हुए अगर हम एवरेज करें तो ये 2.25 एसपीपी मैनेज कर देता है। फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग की थ्योरी को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जब हम किसी ऐसी मशीन की वाइंडिंग करते हैं जिसमें स्लोट पर पोल पर फेज जिसे हम एम से डिनोट करते हैं वो इंटीजर हो, तो ऐसी वाइंडिंग को हम इंटीजर स्लोट वाइंडिंग कहते हैं। और इंटीजर स्लोट वाइंडिंग में जो बेसिक कॉइल ग्रुप्स हैं वो सारी फेजेस के पोल्स के लिए एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं और सभी पोल फेजेस के लिए उन्हें हम रिपीट करते हैं। इसी तरह की कॉइल ग्रुप की बेसिक यूनिट्स का पता करने के लिए फ्रैक्शनल स्लोट्स वाइंडिंग में जो स्लोट पर पोल पर फेज S/3P है, यहाँ S नंबर ऑफ स्लोट्स और P नंबर ऑफ पोल्स हो गया और फेज 3 फिक्स है हमारे, इसे हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि वो एक इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन बन जाए। हम S और P में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है महत्तम समावर्त्य है उससे डिवीजन करके और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे S और P में जो भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवीजन करके S और P हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 30 स्लोट में हमें 4 पोल की मशीन बनानी है और 30 और 4 दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 का जब डिवीजन किया तो ये 15 और ये 2 हो गया है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारी 4 पोल की मशीन में 2 पोल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही बाद में फिर रिपीट होगा और 2 पोल के इस कॉन्फ़िगरेशन में हम 15 स्लोट्स का इस्तेमाल तीनों फेज की 2 पोल की कॉइल्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और अगर एसपीपी को हम इंटीजर के साथ फ्रैक्शन पार्ट में देखें तो ये बता रहा है कि कुल 2 तरह की कॉइल ग्रुप्स बनेंगी जिसमें से एक कॉइल ग्रुप में इस इंटीजर से एक ज्यादा 3 कॉइल एक कॉइल ग्रुप में होगी और बचे हुए दूसरे कॉइल ग्रुप में इस इंटीजर के बराबर 2 कॉइल्स होंगी। एक डबल लेयर वाइंडिंग में जो फेज ग्रुपिंग होती है कॉइल साइड्स की जो टॉप लेयर में होती है वही नीचे के लेयर में रिपीट होती है। जैसे इस कॉइल ग्रुप में अगर 2 कॉइल्स हैं रेड फेज में तो ऊपर के लेयर में जो 2 स्लोट्स आएंगे वही एक 5 से और 2 6 से कनेक्ट होकर 2 कॉइल्स बनाएगा एक ही कॉइल ग्रुप की, जिन्हें हम एंड टू स्टार्ट एडिटिव मैनर में सीरीज कनेक्ट कर लेंगे। और अगर दूसरे कॉइल ग्रुप में ऊपर की लेयर में एक कंडक्टर है तो नीचे की लेयर में भी एक कंडक्टर एक कॉइल बनाएगा। और अगर ये 2-1 2-1 ऐसा कॉम्बिनेशन है तो जो कॉइल साइड्स का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर की लेयर में है वही नीचे की लेयर में रिपीट होता है। तो हमें सिर्फ जो टॉप लेयर की फेज ग्रुपिंग है उसे एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। नीचे के कॉइल स्लॉट्स की पोजीशन और कॉइल ग्रुप्स में कॉइल्स की नंबर्स कॉइल पिच के हिसाब से हम अपने आप निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग को समझने के लिए एक खूबसूरत एग्जांपल लेते हैं। आर्मेचर स्टेटर कोर में 27 स्लोट्स हैं और इसे हम 6 पोल के लिए डिजाइन करते हैं 3 फेज की मशीन्स में। तो डबल लेयर लेफ वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। हम वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपीयरेंस में ऐसा लग रहा है एसपीपी 27 में अगर हम पोल और फेज के प्रोडक्ट का डिवीजन करते हैं 1.5 कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, लेकिन इसकी डिजाइन जैसे इंटीजर स्लोट मशीन की डिजाइन की है उतनी ही आसान है। हम कॉइल स्पान देखते हैं और कॉइल स्पान 4.5 आया, 27 स्लोट 6
6 पोल में जब डिवाइड हुए तो पर पोल 4.5 स्लॉट्स आए। अब ये फ्रैक्शन कॉइल पिच नहीं हो सकती, इसे हम इंटीजर में कम लें तो 4 या 3 ले सकते हैं, ज्यादा लें तो 5 ले सकते हैं। बड़ा लेने से ओवरहैंग बड़ा होगा, तो अक्सर चौडेड शॉर्ट पिचिंग की जाती है और हम इसे 4 स्लॉट स्पान ले लेते हैं हमारी डिजाइन के लिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कॉइल पिच को 3 स्लॉट भी ले सकते थे। जब हमने एसपीपी कैलकुलेट किया तो स्लॉट 27 और पोल 6 में 3 एक कॉमन फैक्टर है। अगर हमने 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये 27 9 हो गया और 6 2 हो गया। तो हम पा रहे हैं कि यहाँ 6 पोल में से जो 2 पोल हैं उसकी सिमेट्री 3 बार रिपीट होगी। जैसे पहले 2 पोल होंगे वैसे ही आगे 2 पोल के 2 और कॉम्बिनेशंस बनेंगे और पहले 2 पोल तीनों फेज के 9 स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएंगे। और जब हम तीनों फेज के 2 पोल बनाएंगे, 6 कॉइल ग्रुप्स बनाएंगे, तो 6 कॉइल ग्रुप्स में हर फेज के जो 2 कॉइल ग्रुप बनेंगे उसमें से एक तो इस इंटीजर नंबर 1 से एक ज्यादा 2 कॉइल्स रखेगा और बचा हुआ एक कॉइल ग्रुप में सिर्फ एक ही कॉइल होगी। इस तरह से हमारी कॉइल ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उसमें 2 1 2 1 ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी। अगर हम 9 स्लॉट में 2 पोल के लिए तीनों फेज की वाइंडिंग को डिजाइन कर देते हैं तो वही कॉन्फ़िगरेशन 2 बार और रिपीट होके 27 स्लॉट में 6 पोल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये 1.5 बता रहा है कि 2 जो कॉइल ग्रुप हम बनाएंगे उसमें से एक कॉइल ग्रुप में तो एक से ज्यादा 2 कॉइल्स होंगी और बचा हुआ जो एक कॉइल है उसमें सिर्फ एक ही कॉइल होगी। तो हमने पहले एक ऐसा कॉइल ग्रुप लिया जो 2 कॉइल के साथ एक और 2 नंबर स्लॉट में ऊपर की लेयर में है। बाद में हमने एक कॉइल का कॉइल ग्रुप ब्लू फेज का ले दिया और अगले पोल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉइल ग्रुप में 2 कॉइल्स 4 नंबर और 5 नंबर स्लॉट में ऊपर की लेयर में ले ली है। फिर सीक्वेंस में 2 1 2 1 बनाते हुए जो पोल पिच हमने 4 स्लॉट्स सेलेक्ट की है, 1 नंबर ऊपर के स्लॉट में जो कॉइल साइड है उसे 5 नंबर स्लॉट में नीचे से जोड़ दिया है और एक के बाद 2 में जो ऊपर के लेयर में कंडक्टर है उसे 6 नंबर स्लॉट में जोड़ दिया है। 3 नंबर स्लॉट जो ऊपर की लेयर में कॉइल रख रहा है उसे 7 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर से जोड़ दिया है। 4 को 8 से, 5 को 9 से, 6 को 10 से, 7 को 11 से, 8 को 12 से, 9 को 13 से। इस तरह से हमने 2 पोल का ये कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है। जो येलो हाईलाइट में 2 पोल का कॉन्फ़िगरेशन आया है बिल्कुल वैसा ही अगले 2 पोल पहली ग्रीन हाईलाइट में और उससे अगले 2 पोल अगली ग्रीन हाईलाइट में आप रिपीट कर सकते हैं। और आप देखिए सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे 27 पोल के लिए 2 1 2 1 2 1 सीक्वेंस से हमने बना दी है। और ऊपर की लेयर का कंडक्टर अगर डिसाइड हो गया है, कॉइल पिच हमें 4 स्लॉट मालूम है, तो नीचे की लेयर के कंडक्टर पोजीशंस हमें टेबल में आराम से आ जाएंगे। और इस तरह से कॉइल ग्रुप टेबल की अगर फॉर्मेशंस हो गई है तो अब सारी कॉइल्स 27 की 27 कॉइल आइडेंटिकल तरीके से बनाई जाएगी, आइडेंटिकल तरीके से इंसर्ट होगी। बस उनके कॉइल ग्रुप में इंटरकनेक्शंस 2-1-2-1 सीक्वेंस से होंगे। कॉइल ग्रुप टेबल के हिसाब से हम वाइंडिंग के डेवलप डायग्राम में स्लॉट्स में कंडक्टर की फेज पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे रेड फेज में ऊपर की लेयर फर्स्ट और सेकंड स्लॉट के बाद 6 स्लॉट्स में दूसरी कॉइल रखेगी, 10 और 11 नंबर स्लॉट की ऊपर की लेयर में तीसरी कॉइल रखेगी, 15 नंबर स्लॉट में चौथी कॉइल रखेगी, 19 और 20 में जो ऊपर की लेयर में स्लॉट्स में कंडक्टर आएंगे वो 5वें पोल के लिए 2 कॉइल की कॉइल ग्रुप बनाएंगे और छठा पोल यहाँ 24 नंबर स्लॉट में जो कॉइल बनाएगा उससे बनेगा। और आप देखेंगे कि 1 और 2 नंबर स्लॉट में जो ऊपर की लेयर के कंडक्टर हैं वो 5 और 6 के साथ एक कॉइल बना देंगे। 6 नंबर ऊपर का स्लॉट 10 के साथ, ये 10 और 11 दोनों मिलकर 14 और 15 के साथ, ये 15 19 के साथ, ये 19 और 20 ऊपर की लेयर के कंडक्टर 23 और 24 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर के साथ, और ये 24 आगे एक नंबर इससे। इस तरह से 6 कॉइल ग्रुप अलग अलग 2-1-2-1 सीक्वेंस के बन जाएंगे रेड फेज के। इसी तरह से आप ब्लू फेज में 1-2-1-2-1-2 कॉइल्स के कॉइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। इसी तरह से येलो में आप देखेंगे कि 2 पोल के बीच में तीनों फेजेज में सिमेट्री आ गई है। सारे जो हमारे 9 कॉइल्स बनी है वो हर फेज में 3-3-3-3 डिवाइड हो गई हैं। अभी किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, पर जिसमें 1 है उसमें बाद में 2 हो गई और जिसमें शुरू में 2 थी उसमें बाद में 1 हो गई। तो ओवरऑल एक सिमेट्री हमें जनरेट हो गई है। ये सिमेट्री जो हमने 2 पोल के लिए बनाई है वो बाद में 2 बार रिपीट होके पूरे 6 पोल के लिए आइडेंटिकल सिमेट्रिकल 3 फेज वाइंडिंग हमें जनरेट हो गई है, भले ही हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज 1.5 फ्रैक्शन है। आर्मेचर की डेवलप डायग्राम के क्रॉस सेक्शन में अलग अलग फेजेस के कंडक्टर की स्लॉट पोजीशंस दिख रही है, उसे हम एक डेवलप डायग्राम के एलिवेशंस में भी अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्टर का प्लेसमेंट जो अलग अलग फेजेस का आ रहा है उसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो ब्लू फेज है वो 3 नंबर स्लॉट में ऊपर की लेयर में और 2 और 3 नंबर स्लॉट नीचे की लेयर में है। इसी तरह से आगे 7 और 8 में ऊपर की लेयर और 7
7 में नीचे की लेयर। और अगर आप स्पेस में इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो चाहे ऊपर की लेयर हो या नीचे की लेयर हो, हर जगह एक कंटिन्यूटी में 3 कंडक्टर साइड्स हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने के लिए करंट कैरी कर रही हैं, चाहे वो किसी भी फेज की हो या किसी भी पोल ग्रुप की हो। तो एक ओवरऑल सिमेट्री यहां इस वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में चाहे एसपीपी फ्रैक्शन होने पे 1.5 होने पे भी दिखाई दे रही है। और ये सारा बहुत आसानी से एक कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल में डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। और कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल को बनाना बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है 1.5 के लिए हमें 2-1-2-1 इस कॉइल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ कॉइल ग्रुप्स बनाने हैं। कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल में केवल रेड फेज के लिए 6 पोल का कॉन्फ़िगरेशन, 2 कॉइल्स के एक कॉइल ग्रुप के बाद एक कॉइल का कॉइल ग्रुप, फिर 2 कॉइल का कॉइल ग्रुप, फिर एक कॉइल का कॉइल ग्रुप, ये जो 2-1 की सीक्वेंस है उससे हमने कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल बनाई। उसमें 1 नंबर स्लॉट और 2 नंबर स्लॉट में जो ऊपर की लेयर में कंडक्टर्स थे उन्हें 5 नंबर और 6 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर जिन्हें हमने डॉटेड दिखाया उनसे जोड़कर हमने 2 कॉइल का ये जो ग्रुप बनाया उसे N2 स्टार्ट जोड़कर सीरीज एडिटिव मोड में एक पोल फेज कॉइल बना दिया है। अब दूसरे कॉइल ग्रुप में सिर्फ एक कॉइल है जो ऊपर की लेयर में 6 नंबर स्लॉट में और नीचे की लेयर में 10 नंबर स्लॉट में है। और एक कॉइल ग्रुप को दूसरे कॉइल ग्रुप से जोड़ते हुए वही हमारा पुराना पैटर्न एंड टू एंड हमने कनेक्शन कर दिया, ताकि इसमें क्लॉकवाइज से अगर एक मैग्नेटिक पोलैरिटी बनेगी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दूसरी मैग्नेटिक पोलैरिटी बना देगा। तीसरे कॉइल ग्रुप में 10 और 11 नंबर स्लॉट में ऊपर की लेयर के जो कंडक्टर्स हैं उन्होंने 14 और 15 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर के कंडक्टर के साथ जो 2 कॉइल्स बनाई है उन्हें N2 स्टार्ट सीरीज एडिटिव मोड में जोड़कर कॉइल ग्रुप का इंटरकनेक्शन स्टार्ट टू स्टार्ट कर लेना है। और इस तरह से 6 जो कॉइल ग्रुप्स बने हैं 2-1-2-1-2-1 सीक्वेंस में, उनमें हमने जैसे हमने इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप कनेक्शन किए थे एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट कनेक्शंस कर दिए हैं। और जो फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल्स आए हैं पूरे कॉइल ग्रुप के उन्हें हमने वाइंडिंग में Y और B फेज के साथ इंटरकनेक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ इस वाइंडिंग में हमें परमानेंट स्टार कनेक्शन करना है, तो ये जो R डैश है उसे Y डैश और B डैश से कनेक्ट कर देंगे और R Y B 3 टर्मिनल बॉक्स पे सप्लाई कनेक्शंस के लिए ले लेंगे। अगर हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ मोटर को ऑपरेट करना था तो हमें 6 टर्मिनल बॉक्स पे लेके जाने पड़ते। रेड की जैसे ही दूसरे ब्लू फेज की वाइंडिंग डिटेल भी समझी जा सकती है। इसमें पहले कॉइल ग्रुप में सिर्फ एक कॉइल है, दूसरे में 2 और फिर 2-1-2-1 सीक्वेंस में हमारी कॉइल ग्रुप्स में आ गई हैं और 6 कॉइल ग्रुप्स बन गए हैं। पहले पोल फेज कॉइल ग्रुप के लिए ऊपर की लेयर में 3 नंबर स्लॉट का कंडक्टर नीचे 7 नंबर स्लॉट के कंडक्टर से जुड़कर जो कॉइल बना रहा है वो एक कॉइल ग्रुप बन गया है। दूसरे कॉइल ग्रुप में ऊपर के स्लॉट 7 और 8 में जो कंडक्टर्स हैं वो स्लॉट 11 और 12 में नीचे की लेयर में रखे हुए कंडक्टर से जुड़कर 2 कॉइल का एक ग्रुप बना रहे हैं। और जब कॉइल एक से ज्यादा होती हैं कॉइल ग्रुप में तो उन्हें आपस में N2 स्टार्ट जोड़कर सीरीज एडिटिव मोड में ले लेंगे। अगले कॉइल ग्रुप में 1, फिर अगले में 2, फिर 1 और 2, इस तरह से हमारे 6 कॉइल ग्रुप्स को जब हमने कनेक्ट किया है तो इंटर कॉइल ग्रुप कनेक्शन एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट एंड टू एंड स्टार्ट टू स्टार्ट एंड टू एंड करके 6 कॉइल ग्रुप को इंटर कनेक्ट कर दिया है। और ऐसे कंडीशन में किसी इंस्टेंट में अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट एक मैग्नेटिक पोलैरिटी बना रहा है तो एडजेसेंट पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट ऑपोजिट पोलैरिटी बनाएगा, फिर क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अल्टरनेट पोल में ऑपोजिट पोलैरिटी हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर बना देगा। जब हम आखिरी कनेक्शंस करेंगे तो रेड फेज जो 1 नंबर और 2 नंबर स्लॉट में था उससे ये पीछे है लगभग 60 डिग्री। हम इसे अगर रिवर्स कर देंगे तो ये 120 डिग्री आगे हो जाएगा। और क्योंकि 2 पोल में सिमेट्री आ गई है तो 2 पोल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ रेड फेज और ब्लू फेज में 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट है एयर गैप MMF का। तो जब हम रिवर्स कनेक्शंस करेंगे B डैश फिनिश पॉइंट पहले लेंगे, स्टार्ट पॉइंट बाद में रखेंगे, तो ये 120 डिग्री फेज डिफरेंस में आ जाएगा, जैसा कि हमने दूसरी इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग्स में समझा था। एक इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग की कंपैरिजन में फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग में सिर्फ एक अंतर है, SPP इंटीजर होने पे 6 कॉइल ग्रुप्स इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग में आइडेंटिकल स्लॉट्स में बनती हैं, जबकि फ्रैक्शनल स्लॉट्स वाइंडिंग में 2 तरह की कॉइल ग्रुप्स बनेंगे जिनमें नंबर ऑफ कॉइल्स अलग अलग होंगी और उनका एवरेज हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल SPP जनरेट करेगा। पहले 2 स्लॉट्स में रेड फेज की कॉइल को ग्रुप करने के बाद हमने एक स्लॉट में ब्लू फेज लिया और अब अगले 2 स्लॉट में येलो फेज की कॉइल ग्रुप की स्टार्ट हो गई। पहला कॉइल ग्रुप अगर 2 कॉइल्स का बना है तो सीक्वेंस में अगला कॉइल ग्रुप 1 कॉइल का बनेगा, फिर 2 कॉइल का एक कॉइल ग्रुप 1 कॉइल के कॉइल ग्रुप के साथ सीक्वेंस बनाता हुआ 6 पोल के कॉइल ग्रुप्स सिमेट्रिकल 2 पोल का जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसका 2 रिपीटिशंस होकर आ जाएंगे। और कॉइल ग्रुप के हिसाब से कॉइल के इंटरकनेक्शंस जब एक से ज्यादा कॉइल्स होंगी तो N2 स्टार्ट करके सीरीज
एडिटिव मोड में कर लिए जाएंगे। और कॉइल ग्रुप में आपस में इंटरकनेक्शन एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट करके जो आखिरी दो कनेक्शंस हैं वो टर्मिनल बॉक्स पे सप्लाई से स्टार या डेल्टा कनेक्शंस के लिए ले लिए जाएंगे। तो जैसा कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल में डिटेल्स आई है वैसा वाई फेज का डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम बन जाएगा। 27 स्लॉट की आर्मेचर कोर के लिए तीनों फेज रेड, ब्लू, येलो के 6 पोल, 2-2 पोल की जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस बनी है 2-1, 2-1, 2-1 नंबर ऑफ कॉइल्स के कॉइल ग्रुप्स की सीक्वेंस के साथ वो 2 बार रिपीट होके हम 6 पोल की ये कंप्लीट वाइंडिंग डिटेल यहाँ कॉइल ग्रुप टेबल में इंडिकेट कर सकते हैं। कॉइल ग्रुप टेबल के हिसाब से क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम अलग अलग जो 6 कॉइल ग्रुप्स बने हैं उनके कनेक्शंस को बना सकते हैं। और जब एक कॉइल ग्रुप में एक से ज्यादा कॉइल्स होंगी तो उन्हें एंड टू स्टार्ट सीरीज एडिटिव मोड में भी जोड़ देंगे और एक कॉइल ग्रुप से दूसरे कॉइल ग्रुप में एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट इंटरकनेक्शंस करके हम पूरा वाइंडिंग का डेवलप डायग्राम तीनों फेज और 6 पोल के लिए जो डेवलप डायग्राम है 27 स्लॉट्स में 6 पोल के लिए वो यहाँ दिखाया जा सकता है। और एसपीपी फ्रैक्शन होने के कारण जब हम 2 कॉइल, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 1 कॉइल का एवरेज लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शन एसपीपी 1.5 का मिलान हो गया है। और एक 4 स्लॉट की कॉइल पिच के साथ जो इस तरह का डेवलप डायग्राम है वो स्पेस में तीनों फेज के 6 पोल में सिमेट्री है ये इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी जगह पे ऊपर और नीचे की लेयर में कुल 3 कंडक्टर अपने करंट फ्लो से मैग्नेटिक इफेक्ट्स बना रहे हैं जो सब स्पेस पोजीशंस पर आइडेंटिकल हैं और तीनों फेजेस में आइडेंटिकल हैं। तो हम एक सिमेट्रिकल बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग चाहे एसपीपी फ्रैक्शन हो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग दिखने में थोड़ी डिफिकल्ट दिखती है, लेकिन एक बार अगर कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल बन जाती है तो ये वाइंडिंग और एक इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी इस वीडियो से आपको फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्लेलिस्ट में फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग की जो दूसरी वीडियो है उससे इस अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो से आपकी लर्निंग और इंप्रूव होगी, आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।